हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपसे सेंसेशन एंड परसेप्शन के जो 5 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया था, उसी के आगे आज मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और इसके बारे में जल्दी से जानते हैं ये कौन कौन से ऐसे एमसीक्यू हैं और अपनी नॉलेज को बूस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो जो कीप इन माइंड कि अब आप मुझे जोवियल साइकोलॉजी पॉडकास्ट को ज्वाइन कीजिएगा, उसे सुनिएगा, चलते फिरते अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर तो जुड़े रह ही सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, निश्चित ही उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आपको इसका जो मीन्स है वो भी पता होगा। सो गेस्टाल्ट का सिंपल मतलब होता है होल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि हम चीज़ों को एज अ होल परसेप्ट करते हैं, टुकड़ों में परसेप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज द सिंपल आंसर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब होल से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए क्रिएट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट ये करना है कि अब बताना है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से कौन कौन से लोग थे, आपको बताना है। कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा, थोड़ा सा तो इंटरेक्शन कीजिए, क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं आप लोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है द फेनोमेना ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी इज बेस्ड ऑन द क्लोज कनेक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड ब्लैंक एंड इट्स परसीव्ड ब्लैंक। देखिए यहाँ पर साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में कहा गया है, तो बताना है कि साइज कॉन्स्टेंसी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से मतलब होता है, ये बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बट ऑप्शन में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलती से सेम हो गया है। यहाँ पर भी साइज और शेप लिखा है, यहाँ पर भी साइज शेप लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप मान लीजिए डी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइज एंड डिस्टेंस। क्या लिखा है? साइज एंड डिस्टेंस। थोड़ा आप इसे याद रखिएगा। तो साइज एंड डिस्टेंस की जो बात है ये होती है साइज कॉन्स्टेंसी में। साइज कॉन्स्टेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है परसेप्चुअल प्रोसेस का जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेम ही साइज का समझते हैं, भले ही हम कितने आगे पीछे हो जाएं, किसी भी एंगल से चेंज कर लें अपने आप को। तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सो जस्ट कीप इन माइंड द फेनोमेना ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी इज बेस्ड ऑन द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड साइज, यानी हम जो ऑब्जेक्ट का साइज परसीव करते हैं उसके बेस पे, एंड परसीव्ड डिस्टेंस यानी उसकी दूरी क्या है उसके बेस पे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी साइज एंड डिस्टेंस। ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विथ द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन। ये भी आपके गेस्टाल्ट थ्योरी से लिया गया है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी को अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर बता सकते हैं। सो जस्ट कमेंट कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, द माइंड ऑर्गेनाइज सेंसेशन इनटू मीनिंगफुल परसेप्शन। आपको ध्यान रखना है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसका मतलब एज अ होल होता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि हम चीज़ों को टुकड़ों में ना समझ के एज अ होल समझते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत सारे कंपनियों का लोगो देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के लोगो में चीज़ों को आधा अधूरा बनाया जाता है, लेकिन आपका माइंड उसको परसेप्ट करता है और पूरा समझता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। और कंपनी वाले भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि आपका माइंड प्रोसेस करके उसके जो लोगोस हैं आप उसको और भी अच्छे से समझें, जानें और उनको याद रख पाएँ और उस कंपनी की वैल्यू आप समझ पाएँ, ऐसा वो करते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब एज अ होल से होता है। इसी वीडियो में आपको मैं पहले ही बताया था। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये कहती है कि जो माइंड होता है वो चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपली ऑर्गेनाइज करता है, मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Now next question that is question number 9. Which of the following statement best describe the effect of sensory restriction? सेंसरी रिस्ट्रिक्शंस को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? देखिए जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सेंसरी रिस्ट्रिक्शंस मीन्स टू से दैट कि कुछ सेंस में रुकावटें हो जाती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कब हो सकता है या फिर कैसे है? सो जस्ट आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें ऑप्शन में क्या बोला गया है। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ऑप्शन ए में बोला गया है इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमंस देन एनिमल्स। बोला है नेक्स्ट इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन एडल्ट देन ऑन चिल्ड्रन। इसके बाद कहा है इट हैज़ मोर डैमेजिंग इफेक्ट व्हेन experienced during infancy, and D option it produce functional blindness when experienced for any length of time at any age।
तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सेंस क्रिएट करके यहाँ पे समझना है सेंसरी जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो सबसे ज़्यादा कब हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सेंसरी रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा इन्फेंसी के टाइम पे होता है। आप जानते हैं कि इन्फेंसी के टाइम पे परसेप्चुअल प्रोसेस लर्निंग होती है, उस टाइम पे डिफरेंट तरीके से जो इन्फेंट होते हैं वो सीखने का प्रयास करते समझते हैं। अगर उस टाइम पे सेंसरी रिस्ट्रिक्शन होता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरसफुल होता है फॉर दैट इन्फेंट, उस शिशु के लिए। तो इतना ज़्यादा एडल्ट एज में नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है कि सेंसरी रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो इन्फेंसी में ज़्यादा डैमेज कर सकता है बजाय एडल्ट की। और एनिमल्स के साथ में और ह्यूमंस के साथ में ऐसा कोई नहीं निष्कर्ष है कि हम उसके बीच में कोई कंपेयर कर सकें। सो ऑप्शन ही सी आपको सही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है वेबर्स लॉ स्टेट्स दैट। ये भी आपके जो परसेप्चुअल प्रोसेस होती है या फिर आपका जो कॉग्निशन परसेप्शन आप पढ़ते हैं उससे ये संबंधित क्वेश्चन है। तो वेबर्स लॉ क्या बताता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेबर्स लॉ है वो दो स्टिमुलस के बीच में कंपेयर करता है कि हम कैसे उसमें अंतर पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने कमरे में टीवी चला रहे हैं, तो जब आप टीवी को मान लीजिए अगर 10 पे रखते हैं वॉल्यूम को, फिर आप 15 पे रखते हैं तो आपको काफ़ी समझ में आता है। लेकिन आपको ध्यान होगा 10 से 11 के बीच में आपको वॉल्यूम में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो सीधी सी बात है कि जो वेबर्स लॉ होता है वो दो स्टिमुलस यानी टू स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएट बताता है कि कितना कम प्रपोर्शन हो सकता है जो कि डिफरेंट होता है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं और भी क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊँगा। बट नाउ हम थोड़ा देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वेबर्स लॉ स्टेट्स दैट क्या बताता है, द JND, JND का मतलब है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यानी आप टू स्टिमुलस के बीच में नोटिस कर पाते हैं डिफरेंस को। ओके, तो वेबर्स लॉ स्टेट्स दैट द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस अर्थात JND फॉर एनी स्टिमुलस इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी इनका प्रोपोर्शन सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आवाज़ आप 10 पे रखते हैं, इसके बाद आप आवाज़ को 11 पे रखते हैं, तो जो प्रोपोर्शन है ये प्रोपोर्शन आपका एक निश्चित प्रोपोर्शन से ही होता है। मान लीजिए वही आपका 22 पर और वो 23 पर ही रहेगा, यानी यहाँ पे एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर मैं आपके लिए एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक साथ में टर्म आता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एक टर्म आता है, और ये आपका JND। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर JND की बात करूँ तो JND का मतलब है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और डिफरेंस कहाँ पर होता है, डिफरेंस होता है केवल जहाँ पर दो चीज़ें हों, वही तो डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया दो चीज़ें होंगी ना, एक तो नहीं हो सकती है। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है फॉर द टू स्टिमुलस। एंड जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है वो किसी एक स्टिमुलस के लिए होता है कि एक यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि हम उस स्टिमुलस को परसेप्ट कर पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ। ये होता है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, सिंगल स्टिमुलस के लिए। आप इसको ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ कुछ MCQ शेयर किया दैट वाज रिलेटेड टू सेंसेशन एंड परसेप्शन। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपके साथ MCQ शेयर करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी and please share these videos and about this channel to your friends। and आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी टेलीग्राम पर एंड जोवियल साइकोलॉजी पॉडकास्ट पर। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।